नमस्कार, स्वदेश आर में आपका स्वागत है। मैं हूं निकुंज डालमिया। आज हम बात करेंगे नायका की धमाकेदार लिस्टिंग की। एक बात होता है कि सपने देखो तो हिंदुस्तान में देखो, और नायका की लिस्टिंग ने आज फाल्गुनी नायर का एक बहुत बड़ा सपना पूरा करा है। एक बैंकर से एंटरप्रेन्योर की जर्नी, और उन्होंने ये जो जर्नी इन लेस देन 10 ईयर्स कवर करी है। नायका की लिस्टिंग के बाद आज फाल्गुनी नायर इज़ वन ऑफ द रिचेस्ट बिजनेस वुमेन इन इंडिया। अगर आप उन आंकड़ों पर नज़र डालें तो श्रीमती सविता जिंदल, उनकी नेटवर्थ 18 बिलियन है। विनोद कुमार राय, उनकी $7.5 बिलियन है। किरण मजुमदार शॉ, जो बायोकॉन की चेयरपर्सन और फाउंडर हैं, उनकी नेटवर्थ $4 बिलियन है। और फाल्गुनी नायर जी की जो टोटल नेटवर्थ है, जो नेटवर्थ हमने निकाली है, उनकी फैमिली के पास कितने शेयर्स हैं और उनकी मार्केट क्या है, उसको लेकर के किसी की नेटवर्थ निकाली जाती है। तो आज की नायका की क्लोजिंग के बाद उनकी जो नेटवर्थ है वह करीब $6.5 बिलियन है। तो ऐसी क्या खास बात है नायका में? नायका एक प्लेटफॉर्म है जो कि मेकअप और ग्रूमिंग प्रोडक्ट्स बेचता है, और बहुत ही इनिशियल स्टेज में ही नायका एक प्रॉफिटेबल कंपनी बन चुकी है, क्योंकि भारत के अंदर मेकअप एज ए कैटेगरी, ग्रूमिंग एज ए कैटेगरी अभी भी अंडर पेनिट्रेटेड है। तो इस बिज़नेस के अंदर आने वाले समय में काफ़ी ग्रोथ रह सकती है। मार्केट्स उन बिजनेसेस को हमेशा थम्स अप देता है जिसके अंदर हाई ग्रोथ, हाई मार्जिन और स्ट्रॉन्ग कॉर्पोरेट गवर्नेंस है। और नायका को लेकर के यह तीनों बातें एक तरह से स्पष्ट होती हैं। मगर देखने की बात यह है कि क्या लॉन्ग टर्म में नायका की यह मार्केट कैप सस्टेन होगी। और हम भारत की कुछ बड़ी एफएमसीजी कंपनियों पे अगर नज़र डालें, और मैं 100 साल से पुरानी ब्रिटानिया की बात कर रहा हूँ, गोदरेज ग्रुप की बात कर रहा हूँ, तो उनकी जो कंज्यूमर कंपनीज़ हैं उनकी मार्केट कैप करीब नायका के बराबर है, जिनके पास स्ट्रॉन्ग ब्रांड्स हैं, स्ट्रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन है, स्ट्रॉन्ग कैश फ्लोज हैं और प्रॉफिटेबल ग्रोथ है। तो आने वाले समय में ही पता लगेगा कि क्या नायका इज़ राइडिंग ऑन द कंज्यूमर टेक बूम, या नायका की लिस्टिंग एक प्रकार का इंडिकेशन है दैट द फ्यूचर ऑफ इंडिया एंड द फ्यूचर ऑफ कंज्यूमरिज्म विल बी डोमिनेटेड बाय कंज्यूमर टेक कंपनीज। जो भी हो, नायका की लिस्टिंग धमाकेदार है, और अब यह देखना पड़ेगा कि क्या नायका धमाकेदार लिस्टिंग के बाद डीमार्ट की तरह बढ़ता ही रहेगा, या फिर एक धमाकेदार लिस्टिंग के बाद जैसे जोमैटो का शेयर सेटल हुआ था वैसा सेटल होगा। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग एक बात रहेगी। और आइए अब सुनते हैं नयनतारा राय की फाल्गुनी नायर और अंचित नायर के साथ एक खास बातचीत, और उन्होंने लिस्टिंग के बाद किस प्रकार का उत्साह दिखाया। It's a fantastic to see this kind of overwhelming response at the time of the listing. I think the entire IPO journey has been very rewarding, as we met lots of investors and we saw validation of our business model in terms of them liking the story and the overwhelming participation in the IPO, and now followed by a fantastic listing. You know me, Nayantara, for so many years. I tend to be quite quite subdued and guarded, but today I must admit that it's a fantastic day and really feeling happy today. Yes, and it's great to see you wearing the Nykaa colors, joining us from the National Stock Exchange. You had Katrina Kaif also there for the listing ceremony. You had your full family there. But Falguni, you say you're understated, but I want to ask you, how conscious are you of the fact that you've shattered so many glass ceilings, whether it is becoming you were a female investment banker, a leader one in the country. Now you're the first female founder turned unicorn listing on Dalal Street. How conscious are you of all of this? Like I said, I don't like the gender bias, but yes, I'm very conscious of the fact that we as women need to really want to be bold enough to dream and then not be afraid to pursue our dreams, and then the appropriate rewards will follow. So I'm just glad I did it, and my only message to all the women out there is that don't be afraid to dream. And I think dreaming
and being, like we say, being in the spotlight of your life. Your spotlight of your life should be on you, and that's very important. Anchit, when are we going to see the Nayak in Nykaa? Yeah, so I think, Nayanthara, we've already launched the Nykaa Man app, and it's pretty much the same thing we do for women on Nykaa.com, we're doing for men. We think men have been actually the ignored segment of the population when it comes to beauty and grooming historically. So, we saw an opportunity there, and we've launched the app. It's called NykaaMan.com, and it caters to all the grooming and lifestyle needs of the Indian men. So we're very excited. So that's our Nayak equivalent to the Nykaa. चलिए, नायका की शानदार लिस्टिंग के बाद चारों तरफ इसकी चर्चा है, लेकिन नायका को ये मुकाम हासिल करने में 10 साल का वक्त लगा। आइए आपको दिखाते हैं नायका का सफर। देश की सबसे बड़ी ब्यूटी ई कॉमर्स कंपनी नायका, जो अब दलाल स्ट्रीट में एंट्री कर चुकी है। कंपनी का नाम संस्कृत के शब्द नायिका से लिया गया है। नायिका यानी एक्ट्रेस इन स्पॉटलाइट। इस यूनिकॉर्न की कहानी शुरू होती है 1 दशक पहले, जब साल 2012 में फाल्गुनी नायर ने अपने सपनों को साकार करने के लिए 18 साल की बैंक की नौकरी छोड़ दी। I changed my career path from banking to the business of beauty and stepped out to be an entrepreneur. With family savings, I started Nykaa, which I'm very proud to say that today it has changed the way beauty is consumed in India. जब नायका की शुरुआत हुई तो उस वक्त ई कॉमर्स मार्केट में उसके फ्लिपकार्ट और अमेज़न जैसे कई बड़ी और दिग्गज कॉम्पिटिटर मौजूद थे, जो हर तरह के प्रोडक्ट्स बेचते थे। और फिर नायका ने अपनी रणनीति बदली और ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर सिर्फ ब्यूटी प्रोडक्ट्स को बेचना शुरू किया। उनकी ये रणनीति कारगर रही। देखते ही देखते नायका के बिजनेस का मजबूत आधार बन गया। ऑनलाइन मार्केट में पांव जमाने के बाद नायका के ऑफलाइन लॉन्चिंग की प्लानिंग तैयार हुई। आज देश में नायका के 73 स्टोर हैं। 31 मार्च 2021 तक नायका के पास फैशन के 1350 से ज्यादा ब्रांड के प्रोडक्ट थे। आज की तारीख में नायका को लाइट हाउस इंडिया फंड, टीपीजी ग्रोथ, फिडेलिटी इन्वेस्टमेंट जैसी बड़ी कंपनियां फंडिंग कर चुकी हैं। 2020 में नायका को $30 मिलियन का निवेश मिला और कंपनी ने 1.2 बिलियन के साथ यूनिकॉर्न क्लब में एंट्री की। आलिया भट्ट और कटरीना कैफ समेत और कई हस्तियों ने नायका में इन्वेस्ट किया है। 2020 में देशव्यापी लॉकडाउन लगने के बाद नायका ने हाइजीनिक प्रोडक्ट्स बेचना शुरू किया। कंपनी की मार्केटिंग टेक्निक का सबसे अहम पहलू है उनके विज्ञापन, जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर काफी प्रभावी तरीके से ब्यूटी टिप्स और फैशन टिप्स देकर दर्शकों को लुभाते हैं। इस साल जनवरी में नायका ने ग्लोबल स्टॉक लॉन्च किया। अब कस्टमर्स इंटरनेशनल ब्रांड की वैरायटी भी चुन सकते हैं। ईटी नाउ स्वदेश। चलिए अब बात करते हैं शेयर बाजार में आज हुए कारोबार की, जहां पर हमने देखा कि शुरुआत गिरावट के साथ हुई थी, लेकिन अंत में बाजार अच्छी रिकवरी के साथ बंद हुए हैं। एंट्री यहां पर आपको बता दें कि इंट्राडे के लिहाज से देखें तो निफ्टी 18,000 के लेवल के नीचे भी फिसला और अंत में ये 18,000 के ऊपर बंद होने में कामयाब रहा है। बाजार का पूरा हाल बता रही है हमारी सहयोगी पूजा त्रिपाठी। बाजार में आज दिन भर दायरे में कारोबार होता हुआ दिखाई दिया। आखिरी कुछ घंटों में सेंसेक्स में करीब 80 अंकों से ज्यादा की कमजोरी और निफ्टी में करीब 40 अंकों की कमजोरी देखने को मिली, लेकिन बैंक निफ्टी में लगातार दबाव जारी रहा और आज भी 300 अंकों से ज्यादा की गिरावट आज बैंक निफ्टी में भी देखने को मिली है। इसके अलावा कुछ और इंडेक्स की बात करें तो मेटल, रियल्टी और निजी बैंकिंग शेयरों ने आज बाजार पर दबाव बनाया। वहीं दूसरी तरफ ऑयल एंड गैस और ऑटो शेयर थे जो कि संभले रहे। निफ्टी में गेनिंग साइड पर बात करें तो आज यूपीएल, भारती एयरटेल, एमएनएम, ब्रिटानिया यहां पर अच्छी मजबूती देखी गई। वहीं दूसरी तरफ निफ्टी में गिरने वाले शेयरों में आज इंडसइंड में दबाव काफी ज्यादा हावी था। इसके बाद हिंडाल्को, टाटा स्टील और कोल इंडिया यहां पर भी ये शेयर आज दबाव के साथ कारोबार कर रहे थे। मिड कैप आईटी शेयरों में भी आज कमजोरी थी, जिसमें कि फर्स्टसोर्स सॉल्यूशन, तानला सॉल्यूशन, सोनाटा सॉफ्टवेयर और साइन जैसे शेयर में आज काफी ज्यादा कमजोरी देखने को मिली, करीब 7 से 9% की। लेकिन चुनिंदा ऑटो शेयर थे जहां
वहां पर की मोमेंटम आज दिन भर अच्छा रहा। इसमें टीवीएस मोटर्स और M&M ऐसे स्टॉक्स थे जहां पर की अच्छी तेजी देखने को मिली। वहीं रियल्टी शेयरों में फिर से लगातार जो बिकवाली का दबाव था वो हावी था। इसमें इंडिया बुल्स रियल एस्टेट, ओबराय रियल्टी, महिंद्रा लाइफ स्पेस और गोदरेज प्रॉपर्टीज आज दबाव के साथ कारोबार कर रहे थे। चलिए, तो हमारे प्रबंध संपादक निकुंज डालमिया हमारे साथ मौजूद हैं और बाजार को लेकर उनका क्या कहना है जान लेते हैं। तो निकुंज, बताएं आज के बाजार की ट्रेडिंग को आप कैसे देखते हैं? और आज हम बात करते हैं शेयर बाजार की। शेयर बाजार में हालांकि नायका की लिस्टिंग ने एक प्रकार का उत्साह ज़रूर क्रिएट करा था, मगर जो ब्रॉडर मार्केट था इस समय थोड़ा सा अंडर प्रेशर है और हम देख रहे हैं कि एफआई की जो बिकवाली हो रही है उसको लेकर के भी कुछ चुनिंदा बड़े शेयरों के अंदर इस समय गिरावट का रुख है। येस बैंक जो उसको भारी मार पड़ी थी वो विसल ब्लोअर कंप्लेन की वजह से उससे अभी तक उभरा नहीं है। बैंक निफ्टी करीब 1% नीचे जाकर के बंद हुआ है, मगर मार्केट इस समय काफ़ी पूर्ण रूप से चर्न कर रहा है और वो चर्न काफ़ी विजिबल है। ऑटो के शेयर वापस आ रहे हैं, सीमेंट के शेयर वापस आ रहे हैं, मेटल्स के शेयर इस समय नीचे जा रहे हैं और एनबीएफसी के शेयरों को थोड़ी बहुत मार ज़रूर पड़ी है। हालांकि मेरा मानना है कि शेयर बाज़ार के अंदर इस समय आपको सावधानी से कदम जरूर बढ़ाने चाहिए, मगर सेक्टोरल चर्न जिसकी हम बात कर रहे हैं वो काफ़ी एविडेंट है। तो हो सकता है आने वाले दिनों के अंदर मेटल में गिरावट रहे और ऑटोज़ के अंदर तेज़ी देखने को मिले। मेरा यह भी मानना है कि इस समय टेलीकॉम एक ऐसा सेक्टर है जिसके अंदर प्राइसिंग पावर वापस आ रहा है, तो आने वाले कुछ दिनों के अंदर टेलीकॉम शेयर भी कुछ आउट परफॉर्म कर सकते हैं। शुक्रिया इस पूरे विश्लेषण के लिए निकुंज। आगे बढ़ेंगे। पेटीएम के आईपीओ में पैसा लगाने का आज आखिरी दिन था और आखिर दिन इशू जो है 1.89 गुना सब्सक्राइब हुआ है। इसमें क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशन बायर्स यानी QIB का हिस्सा 2.79 गुना सब्सक्राइब हुआ है। रिटेल निवेशकों का हिस्सा 1.5 गुना से ज़्यादा भरा है। न्याय का हिस्सा करीब 24% ही भरा है और पेटीएम को लगभग 4.83 करोड़ शेयरों के लिए 9.14 करोड़ बोलियां भी मिली हैं। कट ऑफ प्राइस पर 1.05 करोड़ बोलियां हासिल हुई हैं। पेटीएम का आईपीओ 8 नवंबर को खुला था। इसका प्राइस बैंड 2080 से लेकर 2150 रुपए प्रति शेयर का था और 18,300 करोड़ रुपए का पेटीएम का आईपीओ देश का सबसे बड़ा आईपीओ है। इलेक्ट्रिक टू व्हीलर का मार्केट अब जोर पकड़ने लगा है। 18 स्वदेश के पास एक्सक्लूसिव खबर है कि बजाज ऑटो अब इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट में बड़ा दांव खेलने वाला है। तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं सहयोगी उत्कर्ष चतुर्वेदी। उत्कर्ष, बताएं इलेक्ट्रिक टू व्हीलर का मार्केट कैसे अब तेजी से जोर पकड़ेगा? देखिए, जब राजीव बजाज ने कहा था कि उनको हल्के में ना लिया जाए तो उनके पास पुख्ता प्लान्स हैं इस समय जिनकी वजह से उनको हल्के में नहीं लेना चाहिए। और यही हमें बताया जा रहा है अपने सूत्रों के द्वारा कि कंपनी आकुर्डी में जो प्लांट डालने जा रही है उसकी कैपेसिटी 3 लाख पर एनम है। और जब आप 3 लाख पर एनम की कैपेसिटी डाल रहे हैं इसका मतलब ये नहीं है कि कंपनी केवल चेतक बेचेगी। इसका अर्थ ये है, और सूत्रों ने हमें ये बताया है कि कंपनी चेतक के बाद एक और प्रोडक्ट अगले साल लाने वाली है। मोटरसाइकिल होगी या स्कूटर होगा इसके बारे में हमें नहीं पता अभी, लेकिन एक और प्रोडक्ट बजाज की ओर से इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट में आएगा। उसके बाद इस समय जो कंपनी का चेतक है उसमें जो मोटर लगी है, उसमें जो चार्जर लगा है वो बॉश से आता है। कंपनी इन खर्चों को काटना चाहती है और इसीलिए कंपनी ने अपनी R&D में अपना खुद का मोटर और अपने खुद के चार्जर को डिजाइन कर लिया है। देखिए, अगर आप इलेक्ट्रिक व्हीकल की बात करते हैं ना, उसमें 3 सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती हैं: मोटर, बैटरी, चार्जर। अब बैटरी तो इस समय जो बैटरी सेल्स है स्पेशली वो तो बाहर से ही आते हैं, लेकिन जो मोटर है, जो चार्जर है, ये सारी जो चीज़ें हैं अब बजाज खुद बनाने वाली है। कुछ दिनों के अंदर उनको ARAI सर्टिफिकेशन आ जाएगा और कुछ समय के अंदर आप देखेंगे कि जो प्राइसेस में, जो मार्जिन में उनको फ़ायदा मिलेगा चेतक के, जब भी प्राइस काफ़ी आगे हैं वो कम भी हो सकते हैं और जो नए प्रोडक्ट लॉन्च होंगे वो काफ़ी कम दाम पे लॉन्च हो सकते हैं। जो एज जिसकी भावेश अग्रवाल लगातार बात करते हैं इकोनॉमीज ऑफ स्केल की वजह से, वो बजाज ऑटो को मिलेगी। और इन सब के साथ साथ कंपनी फंड रेज के बारे में सोच रही है। अभी इनिशियल स्टेज है, लेकिन हमें बताया जा रहा है कि कंपनी EV यूनिट के लिए पैसा जुटाने को देख सकती है और वो एक्सप्लोर कर रही है अभी कई सारे PE ऑप्शंस। तमाम जानकारी के लिए
और उम्मीद से बेहतर आए तिमाही नतीजों के बाद M&M ने फिर एक बार कहा है कि उनका फोकस भी इलेक्ट्रिकल व्हीकल की ओर है और वो SUV सेगमेंट में इलेक्ट्रिकल व्हीकल लाने की तैयारी कर रहे हैं। M&M के टॉप मैनेजमेंट से खास बात यहां पर की गई है, जिसके मुताबिक 3000 करोड़ रुपए M&M कर रही है। फाइनेंशियल निवेशकों का इंतजार और अच्छे प्रोडक्ट्स पर कंपनी का फोकस है। पहले तो हमने 3000 जो करोड़ जो अनाउंस किया था वो तो हम खुद इन्वेस्ट कर रहे हैं। जो हमारी प्लान्स है उसमें प्रोडक्ट डेवलपमेंट होगा, उसके लिए क्लियरली जो टेक्निकल पार्टनरशिप्स है वो थोड़े बहुत हमने ऑलरेडी बना ली है और अगर और जरूरत पड़े तो वो करेंगे। फाइनेंशियल इन्वेस्टर और फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट के लिए अभी हम ओपन है। अभी दैट इज समथिंग वी विल बी लुकिंग एट कंटिन्यूसली, पर अभी जो डेफिनेटिव प्लान तो हम बता नहीं सकते। हम तो पहले तो हम जो फोकस कर रहे हैं कि ईवी जो प्रोडक्ट है हमारी SUV वो ऐसी प्रोडक्ट हो जो इन लाइन विद जो हमारी रिसेंट प्रोडक्ट्स थी, जैसे 700 या थार और 300, वो टाइप की जो स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट्स है उस पे फोकस कर रहे हैं अभी प्रोडक्ट डेवलपमेंट, एंड उससे कस्टमर्स जो ट्रैक्शन मिलेगी, दैट इज आवर प्राइमरी फोकस राइट। फूड डिलीवरी ऐप जोमेटो अपने स्पोर्ट्स डिस्कवरी स्टार्टअप फिट्सो को बेच सकती है और इस सिलसिले में जोमेटो और क्योरफिट के बीच एक बड़ी डील हो सकती है। क्या है ये डील? एक्सक्लूसिव जानकारी के साथ मौजूद है हमारी सहयोगी नयनतारा राय। नयनतारा, एक्सक्लूसिव खबर को लेकर क्या डिटेल्स हैं आपके पास? जोमेटो का सबसे पहला इन्वेस्टर थे संजीव बिखचंदानी और इन्फो एज इंडिया। इन्फो एज इंडिया हमने देखा है सालों साल कितने इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं टेक कंपनीज में, पॉलिसी बाजार, जोमेटो और कितनी सारी इतनी बड़ी लिस्ट है। और ऐसा लग रहा है जोमेटो ने भी अपने पहले इन्वेस्टर से सब कुछ सीखा है। हमें पता लगा है सूत्रों से कि आज एक बड़ी डील अनाउंस की जा सकती है जिसमें जोमेटो अपनी स्पोर्ट्स डिस्कवरी स्टार्टअप फिट्सो को क्योरफिट को बेचेगा $50 मिलियन के लिए। जोमेटो ने फिट्सो को खरीदा था इसी साल जनवरी में 80 करोड़ रुपए के लिए और अब वो बेच रहा है $50 मिलियन के लिए। पर यही डील नहीं खत्म होती है। इसके बाद हमें ये भी पता लगा है कि जोमेटो क्योरफिट में इन्वेस्ट करेंगे $100 मिलियन और ये सब आज ही अनाउंस किया जा सकता है जोमेटो के सेकंड क्वार्टर अर्निंग्स के साथ। ये ही है जो हमें सूत्रों ने बताया है। हमने कंपनी को रीच आउट किया था, ईमेल उनको क्वेश्चन भेजा है। दोनों कंपनियों ने बोला कि वो कमेंट नहीं करेंगे। बट क्योरफिट ही नहीं है जिसमें जोमेटो इन्वेस्ट करेंगे। अगर आप क्योरफिट की भी अगर बात करेंगे, वो तो इंडिया के सबसे बड़े ऑनलाइन फिटनेस प्लेटफॉर्म है। मुकेश बंसल ने इस कंपनी को शुरू किया था। मुकेश बंसल तो एक वेटरन है स्टार्टअप्स के बारे में। उन्होंने मिंत्रा को भी शुरू किया था। उन्होंने अब टाटा के साथ डील भी स्ट्राइक की है, टाटा डिजिटल बोर्ड को भी ज्वाइन कर लिया है। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग होगा कि जोमेटो और क्योरफिट एक साथ करेंगे क्या। ये क्या सिर्फ एक फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट है? दो और कंपनियों के बारे में हमें पता लगा है, दो और स्टार्टअप के बारे में हमें पता लगा है। एक है मैजिक पिन। मैजिक पिन है एक लोकल कॉमर्स प्लेटफॉर्म। ये जो इसके फाउंडर्स हैं वो पहले इन्वेस्टर्स होते थे लाइट स्पीड के साथ, फिर उन्होंने ये कंपनी शुरू की मैजिक पिन। और इनफैक्ट मैजिक पिन के बोर्ड में दीपेंद्र गोयल भी हैं। दीपेंद्र गोयल तो जोमेटो के सबसे बड़े बॉस हैं। दूसरी कंपनी है शिप रॉकेट। शिप रॉकेट एक लॉजिस्टिक्स टाइप कंपनी है। उसमें हमें पता लगा है कि जोमेटो 500 करोड़ से ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगे। तो ये कम से कम 3 स्टार्टअप्स हैं जिसकी आज अनाउंसमेंट आ सकती है जिसमें जोमेटो इन्वेस्ट करेंगे। शुक्रिया तमाम डिटेल्स हमें देने के लिए नयनतारा। आइनॉक्स ग्रुप के भीतर कारोबार के बंटवारे को लेकर सहमति बन गई है। ग्रुप के मालिक देवेंद्र कुमार जैन ने सहमति पत्र पर दस्तखत भी कर दिए हैं। कारोबार के बंटवारे के लिए सभी रेगुलेटर्स से भी मंजूरी मिल गई है और इस खबर के बाद आज इंट्राडे में आइनॉक्स विन में करीब 4% तक की बढ़त देखने को मिली थी। और तमाम डिटेल्स दे रही हैं हमारी सहयोगी पूजा त्रिपाठी। जी, आइनॉक्स ग्रुप के कारोबार का जो बंटवारा हुआ है उसको रेगुलेटरी मंजूरी भी मिल चुकी है और इसमें जो केमिकल, रिन्यूएबल एनर्जी, मल्टीप्लेक्स, इंडस्ट्रियल गैस कारोबार है, ये 4 कारोबार है जिनको कि अलग अलग दिया जाएगा। और ग्रुप के मालिक देवेंद्र कुमार जैन ने इस पर सहमति भी जारी कर दी है। मैं आपको बता दें कि इनके जो 2 बेटे हैं पवन जैन और विवेक जैन, इन दोनों के बीच ये कारोबारों का बंटवारा हुआ है। इसमें जो मल्टीप्लेक्स और
इंडस्ट्रियल गैस का कारोबार है वो पवन जैन के पास जाएगा और केमिकल और रिन्यूएबल एनर्जी का जो कारोबार है वो विवेक जैन के पास जाएगा। हम आपको बता दें कि जो भी लिस्टेड एंटिटीज हैं इसमें जैसे कि गुजरात फ्लोरोकेमिकल्स हो गई, इसके अलावा आइनॉक्स विंड एनर्जी, ये जो कारोबार है लिस्टेड कारोबार है ये विवेक जैन के पास आ चुके हैं। और इसमें अगर मार्केट कैप के लिहाज से अगर बात करें तो सबसे बड़ी कंपनी इन सब में गुजरात फ्लोरोकेमिकल्स है जिसका कि मार्केट कैप करीब 22,000 करोड़ का है। इसके अलावा जो मल्टीप्लेक्सेस कारोबार है वो पवन जैन के पास गए हैं। आइनॉक्स लेजर जो कि इकलौता लिस्टेड कंपनी है, उसके अलावा आइनॉक्स एयर प्रोडक्ट्स जो कि अचानक से डिमांड में आई थी कोविड-19 के दौरान में, जो मेडिकल गैस सप्लाई करती हैं उस कारोबार में है, इंडस्ट्रियल गैस कारोबार में है कंपनी। तो उसमें कोविड-19 के दौरान ये कंपनी के लिए अचानक से एक डिमांड क्रिएट हुई और काफ़ी बड़ी कंपनी बन गई है। तो ओवरऑल अगर बात करें तो काफ़ी बड़ा ग्रुप बन चुका था और अलग अलग सेगमेंट में सभी कंपनियों के लिए डिमांड जनरेट होते हुए दिखाई दे रही थी। जैसे कि गुजरात फ्लोरोकेमिकल है वो ईवी सेगमेंट में जो बैटरीज बनाती है उसमें एंट्री करने जा रही थी, करीब 11,000 करोड़ का प्रोजेक्ट है। रिन्यूएबल सेगमेंट में भी जो डिमांड क्रिएट हो रहा है उसमें आइनॉक्स भी आने वाले समय में काफ़ी ज़्यादा एक बड़ा प्लेयर माना जा रहा है और इसी तरह आइनॉक्स एयर प्रोडक्ट्स के लिए भी आने वाले समय में एक अच्छी डिमांड बताई जा रही है। तो जिस तरह से डिमांड जनरेट हो रही थी इन तमाम कंपनियों के लिए, रैशनल यही बताया जा रहा है कि इस इतने बड़े कारोबार को विभाजित कर दिया गया जिससे कि हर एक सेगमेंट में अच्छी तरह से बेहतर तरीके से फोकस कर सके और इनका एक्सपेंशन कर सके। और दिल्ली में आज से 2 दिन के टाइम्स नाउ समिट 2021 की शुरुआत हो चुकी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दीप जलाकर समिट का आगाज किया। समिट के पहले दिन देश के अलग अलग क्षेत्रों की मशहूर हस्तियों ने शिरकत भी की। इस मौके पर टाइम्स नेटवर्क की एमडी और सीईओ एमके आनंद और टाइम्स नेटवर्क की ग्रुप एडिटर और टाइम्स नाउ नवभारत की एडिटर इन चीफ नाविका कुमार भी मौजूद रहीं। टाइम्स नाउ समिट में पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि पेट्रोल डीजल की कीमतें सरकार नहीं बल्कि मार्केट तय करता है। सरकार को पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पर एक्साइज ड्यूटी कोविड संकट के चलते बढ़ानी पड़ी है। When we had to in effect a total economic lockdown on account of the pandemic, because a decision had to be made on a choice between life and livelihood, the sheer requirement of survival required that we choose life, and we were not the only ones to do it. The price of petrol at that point of time, international price per barrel, came down to $19.56, March 2020. Today, the price per barrel, I don't know, these CMDs of the oil companies are here, they would know it, but I think it should be $83, $84 per barrel. I'm looking to, it fluctuates every day. Navika ji, why do states, I mean governments, determine prices for some of these things? They don't. It's the market which determines it. If the price of petrol has gone up from $19.56 a barrel to $84 a barrel, it's the global market which is doing it. What do? We undertake a legitimate function of which any state does, is to collect some excise. What did we do with that excise? During the course of the pandemic, I think we distributed free food for 3 meals in a day to something in excess of 90 crore of our citizens. The vaccine distribution figure should be about 106 crores or 108 crores today. We have a number of programs, Pradhan Mantri Awas Yojana, Ujjwala. I mean, if I count this out, it's going to take up all the time, leaving you no time to grill me. So all I'm going to say is, we were able to navigate through very difficult times. We were able to make sure that during the pandemic and then when we opened up, moved from life to livelihood, we opened up the economy. Today, I can tell you with confidence, the petrol and diesel offtake in overall terms is higher than pre-COVID times. टाइम्स नाउ समिट में भारत बायोटेक के फाउंडर डॉक्टर कृष्णा एला ने कहा है कि बच्चों की वैक्सीन पूरी तरह से तैयार है, बस सरकार की मंजूरी का इंतजार है।
I think the supply issue is one of the major constraints. Might be that the government is thinking that if it is approved, then every child has to be vaccinated in the country. Then is it enough supplies? That might be the reason why they are holding on. But for us, as important is the global competition. See, all children will not be vaccinated in next 2 months, 3 months. Not possible. It has to go in a staggered manner. But for us, getting into other part of the world, we lose that opportunity. That's a very important aspect of it. Now, this is very interesting. So you're saying that an approval might be held up because of supply constraints and the fact that we may not be able to produce enough vaccines. How do we get over that little hurdle, Dr. Ella? We are looking at some of the strategies like we reached as 1 billion doses annualized capacity right now as we're increasing slowly. And also we're working with the partners, other partners, three public sectors company and one private sector company. We're working with them, but they are still not reached that level. What do we expect from them? But what I see is we are coming out of the nasal vaccine. So we are thinking that Covaxin can be given first dose, second dose can be given a nasal. That also is very strategically, scientifically is very important because the second dose, if it's a nasal, you stop the transmission of the virus. You can at least avoid the mask, wearing a mask and other things. Because with injectable vaccine, you still need to wear a mask because upper lung is not protected. So the nasal will take care of that angle. So that also increases the capacity for us. You need to give only one Covaxin, second dose can be nasal. That increases the capacity for us. So we're looking at that alternative strategies. केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू ने टाइम्स नाउ समिट में कहा है कि सरकार और न्यायपालिका के बीच कोई डील नहीं है और प्रधानमंत्री मोदी न्यायपालिका से अच्छे संबंध चाहते हैं. Honorable Prime Minister has always said that we want to have very smooth relation with the judiciary, and that is how I'm as a Minister for Law and Justice. I work as a bridge between government and the judiciary, the parliament and the judiciary, and I think it's working very well. I've met all the honorable judges of the Supreme Courts, High Courts, even lower judiciary. The so-called issues at hand sometimes you see, which seems to be critical of each other. Actually, those are mostly situations being created. If we desire, if we honestly feel that we can overcome those problems, we will. That is why all the challenges I know, it's a Herculean task, but I think we can handle it. After all, we are organs of same, system. We may be different organs, the judiciary, executive, and the legislature, but we are part of the same system. How can we detach from each other? And just simply accusing that government is having some kind of extra relationship with the judges and the courts, this kind of accusation doesn't make any sense. After all, we have to keep meeting each other. Not in the courtroom, but outside the courtroom, we are functioning in tandem. So there is nothing to actually suggest that we have some kind of understanding or some kind of dealing. These are very, very unsavory kind of observation, which is not good for the independence of judiciary, because we believe in the absolute independence of judiciary. At the same time, we also want judiciary should be strengthened to the extent that they can deliver justice. चलिए बात करते हैं शेयर बाजार में पैसा लगाने की. शेयर बाजार में पैसा अब कहां बनेगा, ये एक ऐसा सवाल है जो शेयर बाजार में निवेश करने वाले के मन में हमेशा चलता रहता है. तो इस पर एक्सपर्ट नजरिया क्या है, इसके लिए हमने बात की आईसीआईसीआई प्रू एएमसी के पीएमएस और एआईएफ इन्वेस्टमेंट्स हेड आनंद शाह से. आप अपने फ्रेमवर्क को किस तरह मैनेज कर रहे हैं इस समय, क्योंकि इसके इंटरप्लेस भी हैं. हो सकता है वैल्यूएशन बहुत अट्रैक्टिव हो लेकिन बिजनेस ठीक ना हो, बिजनेस बहुत अच्छा हो बट वैल्यूएशन अट्रैक्टिव ना हो, जैसे कि नायका की या बहुत सारे न्यू एज बिजनेसेस की बात हो रही है. तो अभी आप बताइए, आप अपने इस तीनों पिलर्स को कैसे बैलेंस कर रहे हैं? इंडीड वेरी गुड मॉर्निंग टू यू एंड योर व्यूअर्स. आपने बहुत सही बताया, तीनों चीजें मायने रखती है, बिजनेस, मैनेजमेंट और वैल्यूएशन. बट तकरीबन जब हम वैल्यूएशन से शुरू करते हैं, काफी टाइम वो वैल्यू ट्रैप में फंस जाते हैं कि हम
जनरली वीक बिजनेसेस काफी सस्ते होते हैं और वो हम वीक बिजनेसेस में एंटर करते हैं जो कभी बाहर निकल ही नहीं पाते। तो हमारा जो स्टाइल है और या हमारा जो देखने का रवैया है, हम बिजनेस से शुरू करते हैं। पहले हम ये देखते हैं कि कौन से बिजनेसेस है जो ग्रो कर सकते हैं। ग्रोथ इज वेरी इंपॉर्टेंट इन इक्विटी। कौन से बिजनेसेस है जहाँ पे सेक्टर का ग्रोथ अच्छा है, कौन से बिजनेसेस है जो सेक्टर से भी बेटर ग्रो कर सकते हैं, जैसे कि उनके मार्केट शेयर गेन कर सकते हैं। तो ये पहला बहुत इंपॉर्टेंट है कि ग्रोथ इज इंपॉर्टेंट इन इक्विटी इन्वेस्टिंग एंड दैट्स व्हाई वी कीप ऑन लुकिंग फॉर कौन से इंडियन कंज्यूमर क्या नई चीज कंज्यूम कर रहा है या इंडियन मैन्युफैक्चरर्स कौन से नए मार्केट एक्सप्लोर करके एक्सपोर्ट्स में भी गेन कर सकते हैं मार्केट शेयर। सो इस तरह से हम सेक्टर्स पहले आइडेंटिफाई करते हैं, कौन से सेक्टर्स के लिए माहौल ठीक है, उनका ग्रोथ ठीक है। देन विद इन दैट वी आइडेंटिफाई कंपनीज विच कैन ग्रो फास्टर देन। सो ये पहला पॉइंट हो गया विद इन बिजनेस। बिजनेस में बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो हम देखते हैं जो राइट टू विन बोलते हैं या उसको हम सस्टेनेबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज बोलते हैं। हर एक बिजनेस जो हम इन्वेस्ट करते हैं, हम ये ध्यान रखते हैं कि डज ही हैव अ राइट टू विन, उसके पास कोई एडवांटेज है, कोई सस्टेनेबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है जिससे डिफिकल्ट टाइम्स में इट कैन सर्वाइव एंड इन गुड टाइम्स इट कैन ग्रो फास्टर देन द सेक्टर। आई हैव टू गिव एन एग्जांपल। कौन सी कंपनी है जो सबसे सस्ता आयरन और स्टील बना सकता है या हिंदुस्तान जिंक जैसे कि सबसे सस्ता जिंक बना सकता है। सो दैट इज वन एडवांटेज। अदर एडवांटेज जैसे काफी एफएमसीजी कंपनीज के ब्रांड होते हैं, ब्रांड अपने आप में एक राइट टू विन होता है। सो दैट इज व्हाट वी कॉल मोट, दैट इज व्हाट वी कॉल सस्टेनेबल कॉम्पिटिटिव। और लास्टली विद इन बिजनेस बहुत इंपॉर्टेंट होता है जब सेक्टर कंसोलिडेट होता है, जब नंबर ऑफ प्लेयर्स इन सेक्टर रिड्यूसेस तब प्रॉफिटेबिलिटी इंप्रूव होता है। और जब नंबर ऑफ प्लेयर्स इंक्रीज इन द सेक्टर मींस के नए पार्टिसिपेंट्स वो बिजनेस में एंटर कर रहे हैं, मींस बहुत अट्रैक्टिव वैल्यूएशन है या काफी अट्रैक्टिव प्रॉफिटेबिलिटी है, तो जनरली वो फ्रेगमेंटेशन में पहले तो प्रॉफिटेबिलिटी थोड़ा नुकसान होता है। तो ये तीनों चीजों को मायने करके हम बोलते हैं नहीं ये बिजनेस अच्छा है। वंस वी लाइक द बिजनेस देन वी गो टू मैनेजमेंट, जहाँ पे कॉम्पिटेंसी ऑफ मैनेजमेंट एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस हिस्ट्री ये दोनों भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसमें काफी काम होता है, काफी एक्सपीरियंस, हम काफी इंटरेक्शन करते हैं। And then once we like the business and management, when valuation we come to and saying what is the price we are paying for such a good business and a good management. So वो भी important है, as you rightly said कि काफी अच्छे business are so expensive कि investors के लिए शायद पैसा बनना बहुत मुश्किल हो जाता है. So I think valuation is last but not the least in that sense कि valuation पे भी ध्यान रखना चाहिए कि हम जो अच्छी चीज खरीद रहे हैं वो कितनी एक्सपेंसिव है या कितनी रीजनेबली प्राइस्ड है. सो वी जनरली लुक फॉर अ रीजनेबली प्राइस्ड. ये सही है कि अच्छे बिजनेस और अच्छे मैनेजमेंट चीप तो नहीं मिलेंगे, बट इफ दे आर रीजनेबली प्राइस्ड देन आई थिंक इट्स गुड टू गो. आनंद, आपने काफ़ी अहम बात बताई है बहुत ही आसान शब्दों में ताकि हमको अच्छे से समझ में भी आ पाए. अब मैं थोड़ा सा एक पॉइंट थोड़ा और आगे हो रहा हूँ, थोड़ा ग्रीडी भी हो रहा हूँ इस चीज़ को समझने के लिए कि कहाँ पर अभी भी आपको वैल्यूएशंस अच्छी दिख रही हैं, क्योंकि ओवरऑल मार्केट्स के अंदर सिर्फ एक ही चीज़ की सब लोग चर्चा करते हैं जब वो शेयर खरीदने के लिए जाते हैं, कहीं मैं महंगा तो नहीं खरीद रहा हूँ, ये बात हो रही है अभी सब जो करते हैं थोड़ा बहुत बात. तो कहाँ पे आपको वैल्यूएशन थोड़ी ज़्यादा खिंची हुई दिख रही है, यहाँ पे वैल्यूएशंस बहुत अच्छी हैं, वो आप दोनों सेगमेंट चाहें तो आप बता सकते हैं. आई थिंक फोकस शुड बी ऑन अर्निंग्स. हमारा पूरा फोकस है कि कहाँ पे अर्निंग्स ग्रोथ का पॉसिबिलिटी अभी भी है, और वहाँ पे हम काफ़ी कोई कंपनीज सेक्टर्स देखते हैं जो तकरीबन 3-4 साल से अंडर काफ़ी स्ट्रेस है. आप देखेंगे तो 2015 में एसेट क्वालिटी रिव्यू हुआ था, तब से लेके 2018 तक हर एक बैंक्स का काफ़ी प्रोविजनिंग हो गया. दे हैव रिकॉग्नाइज्ड लॉट ऑफ एनपीए एंड टू दैट एक्सटेंट फॉर टिल 2018 दे केप्ट ऑन प्रोवाइडिंग, एंड देन 2019 का स्लो डाउन हो गया, वहाँ पे भी प्रोविजन बढ़ गया. देन 2020 एंड 2021 वाज कोविड वेव 1 एंड कोविड वेव 2. सो एज वी सी टुडे बैंकिंग सेक्टर पिछले 5-6-7 साल से काफी स्ट्रेस में रहा है. पहले एसेट क्वालिटी रिव्यू की वजह से, जहाँ पे पिछले साल काफी सालों के एनपीए रिकॉग्नाइज हो गए, बट सब्सिक्वेंटली एनवायरनमेंट वाज आल्सो टफ. जब एनबीएफसी क्राइसिस हुआ उसके बाद कंजम्पशन स्लो डाउन हो गया, एंड नाउ मोर रिसेंटली कोविड की वजह से काफी स्ट्रेस है इन द बुक. आई थिंक यहाँ पे इफ वी बिलीव एंड दैट इज दैट पोस्ट द वैक्सीनेशन things will slowly and gradually normalize, और तकरीबन हर बिजनेस नॉर्मल
लेवल पे जाएंगे और अपने प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ जाएंगे। मेरा मानना है कि बैंक्स में रिकवरीज के स्कोप काफी ज्यादा है और इंक्रीमेंटल एनपीएस के स्कोप काफी कम। कॉम्बिनेशन ऑफ अ लोअर इंक्रीमेंटल एनपीए एंड रिकवरीज फ्रॉम द पास्ट रिकॉग्नाइज्ड एनपीए, पीछे जो हमने पिछले 7 साल में एनपीए रिकॉग्नाइज किया है वहां से जो रिकवरी होगा, इसका जो कॉम्बिनेशन है, इसकी वजह से बैंक्स में क्रेडिट कॉस्ट तकरीबन नेक्स्ट 2-3-4 साल 2 से 4 साल तक काफी कम रहेंगे एंड टू दैट एक्सटेंट प्रॉफिट ग्रोथ रेट इन बैंकिंग सेक्टर विल बी गुड। सो मैं मानता हूं कि पिछले 1-1.5 साल में फ्रॉम द बॉटम इन मार्च 2020 मार्केट काफी रिकवर हो चुका है एंड बैंकिंग सेक्टर थोड़ा पीछे से बट वो भी रिकवर हुआ है। मेरा मानना है कि अर्निंग्स ग्रोथ रेट अपॉर्चुनिटी एंड द आरओई ग्रोथ अपॉर्चुनिटी इन बैंक्स लुक्स फेयरली कंफर्टेबल एंड टू दैट एक्सटेंट वो एक सेक्टर हमें फेयरली वैल्यूड लग रहा है। इसी के साथ